The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। ठीक है, जो कंटिन्यू चला आ रहा है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो जीएस के साथ लिंक करके पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, इसको नोट्स बनाते रहिए। इसका लगातार यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने। पहले आप देख लीजिए कि आज क्या क्या आप पढ़िएगा। भारतीय न्याय संहिता, हुती मिलिटेंट्स, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स, बैंकिंग रेगुलेटर, यानी कि ये बात किसकी हो रही है? आरबीआई की। फिर से एक बार न्यूज़ में आरबीआई, जीएसटी वगैरह ये जो ऐसे टर्म्स हैं जो कंटिन्यू पूरे साल इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फ्रॉड ऑफ हाउ मच अमाउंट इन द न्यू भारतीय न्याय संहिता कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जानते ही हैं आप लोग किसको बोलते हैं? जब कुछ लोग आपस में मिलकर कोई काम शुरू करते हैं, उसके लिए मार्केट से चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर उस काम को शुरू करते हैं। इस तरह की सर्विसेज में वेलफेयर का काम ज़्यादा होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया, यानी आपसे पैसा लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया, आपके साथ फ्रॉड हुआ आपके पैसे के साथ, तो समझ लीजिए कि उसके लिए अब पनिशमेंट होगा। वो अमाउंट तय कर दिया गया है कि अगर आपको 5,000 से भी कम का कम्युनिटी सर्विस में फ्रॉड हुआ है, तब भी आपको अब उसके लिए सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि मिनिमम 500 का भी अगर आप फ्रॉड करते हैं कम्युनिटी सर्विस में, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ मेंशन कर दी गई है और बहुत सारी चीज़ हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो आप ये जो तीनों कानून आया है नया, इसको जो रिप्लेस होकर पुराने वाले को जो रिप्लेस किया गया है, 163 साल पुराना जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड का जो नियम कानून चला आ रहा था, उसको जो है रिप्लेस किया जा रहा है किससे? भारतीय न्याय संहिता से। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और पहले तो तीनों कानून का नाम ही याद रखिएगा, क्योंकि इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, उसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता। ये तीनों कानून जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लाया था अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। हालांकि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, इन्फोर्स कब से किया जाएगा, इसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं कंफर्म किया गया है। लेकिन इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है। न्यू सेक्शन ऑन ऑफेंस ऑफ अगेंस्ट वोमेन एंड चाइल्ड, ये सारी नई चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, बनेगा, नए कानून से क्वेश्चन बनेगा। इस बात की आप ध्यान में रखिएगा। इस बात को आप पूरी तरह से अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें नहीं आती हैं तो उससे सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। कहीं स्टेटमेंट वाइज बनता है, कहीं डायरेक्ट बनता है, इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय न्याय संहिता ये 163 ईयर ओल्ड आईपीसी कोड को बदल रहा है, रिप्लेस कर रहा है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं मिल रही होगी आपको, क्योंकि गले में इशू है, इसीलिए कल का करंट अफेयर आपको नहीं मिला था। विटल सी ट्रेडिंग रूट रेड सी अटैक, द अटैक वाज कैरिड बाय। अभी जो सबसे व्यस्त इधर एशिया की अगर बात करें तो सबसे व्यस्त जो सी रूट है वो है आपका रेड सी रूट। ठीक है, रेड सी रूट पे जो है अभी लगातार जो है हुतीज मिलिटेंट का आतंक बढ़ा हुआ है। इस पे जो भी शिपिंग कार्गो जा रहा है, इस पर ये बहुत तेज़ी से अटैक कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इजराइल गाज़ा पर बम्बार्डिंग बंद नहीं करेगा, इस तरह का अटैक होता रहेगा। ठीक है, इस तरह के अटैक से जो दुनिया की तमाम कंट्री परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात है तो इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया का रेड सी से
ट्रेड जो होता है लगभग 80 to 90% ट्रेड रूट इधर ही से होता है। ऑयल की इंपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा इधर से, टी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद आपको यहीं से आपको जो है कम्युनिटी सर्विस कमोडिटी सर्विस उसमें चावल हो गया और बहुत तरह की चीज़ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है, जिसके लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। आइए आगे देखते हैं और समझते हैं इसको। ये आगे देखिए, समझते हैं। देखिए 29 दिसंबर को अटैक हुआ था हुतीस ग्रुप के द्वारा। शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट एंड टेररिस्ट है ये, और इनका शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट एंड टेररिस्ट आर्मी कहलाते हैं ये। और ये बैक्ड किसके थ्रू है? ईरान के थ्रू सपोर्ट मिलता है इनको। यमन की जो है 1/3 टेरिटरी से ज़्यादा इन पर कंट्रोल किए हुए हैं यमन पर, और इसके साथ साथ जो है आपके ईरान की 1/3 पॉपुलेशन पर भी इनका कंट्रोल है। किनका? हुतीस का। और यही जो है बार बार यहाँ से जो आपको मेडिटेरियन सी से कार्गो शिप निकलती है, आपको आगे रूट देखिएगा आपकी ये कहाँ तक जाती है, तो ये इसी रूट में जो है इन पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है, यानी रेड सी ट्रेड रूट पर अटैक हो रहा है, जिससे ज़्यादा नुकसान किसको है? सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ पनामा कैनाल भी जो है एक अलग परेशानी का परेशानी को झेल रहा है, क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट कुछ दिन पहले आप पढ़ा था, उसका इफेक्ट पनामा कैनल पे दिख रहा है, क्योंकि ये सूख रहा है। यहाँ से बड़ी शिपिंग कार्गो पार नहीं हो पा रही है, जो कैलिफोर्निया टू न्यूयॉर्क का रास्ता मुश्किल हो रहा है। देखिए अभी रिसेंट में जो रेड सी पे अटैक हुआ है, कौन से शिपिंग कार्गो पे हुआ है? एमवी केम प्लोटो पर। ये आप ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरिया फ्लैग लगा हुआ था उस पर, और वो कार्गो शिपिंग कार्गो थी कहाँ की? जापान ओन कंपनी थी, जापान की कंपनी थी। अभी सारे जितने भी शिपिंग कार्गो की सर्विस देती है बड़ी बड़ी कंपनी, सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने अभी काम बंद कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जब तक सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा वो जो है शिपिंग कार्गो नहीं चलाएंगे। अभी देखिए ये जो आ रहा था, इसका रूट याद रखिएगा कि अल जुबैल सऊदी अरेबिया से ये आ रहा था। इसको आना कहाँ था? न्यू मैंगलोर इंडिया, ठीक है, जो आपके कर्नाटक का पोर्ट है वहाँ आना था, लेकिन उससे पहले ही इस पर ड्रोन से अटैक हो गया है। इसका नाम आप याद रखिएगा, ये आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन हॉल के पेपर में देखने को मिल सकता है। और इसमें इनका कहना है हुतीस रेबल्स का कि जब तक इजराइल का एक्शन गाज़ा पर रुकेगा नहीं, यानी इजराइल जब तक बम्बार्डिंग बंद नहीं करेगा तब तक वो जो है इस तरह से निशाना बनाते रहेंगे। और उसका ये भी कहना है कि जब इंडिया से रिलेटेड जो भी शिप रहेगी उस पर अटैक होगा, ये इनका कहना है, ठीक है, और ऐसा कर भी रहेंगे लगातार। अब इसका असर ये होगा कि ऑयल इंपोर्ट्स जो है इंडिया का महंगा होगा, और दूसरी बात ये कि कमोडिटी सर्विस भी आपको महंगी देखने को मिलेगी। कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ में जो है इसका असर आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा इंडिया में। ये आपका तेल महंगा हो रहा है, चावल महंगा हो रही है, और चीज़ें जो डेली यूज सर्विसेज भी महंगी हो सकती है। इसका असर ये आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको के लिए कुछ लोकेशन है जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बन रहा है, जो आपको याद रखना है। जैसे कि रेड सी की जो बाउंड्री है किससे किससे लगती है, पहले भी कई बार बताया गया है आपको। और रेड सी से जो है ये इम्पोर्टेंट इतना इसलिए है कि यहाँ से जो है इंडियन ओशियन से कनेक्शन बनता है, किसका? मेडिटेरियन सी का। ये सारा जो है इम्पोर्टेंट रूट बन जाता है, इसलिए ये जो है इतना चर्चा का विषय है। अगर ये रूट डिस्टर्ब हुआ तो आपको फिर कहाँ से आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप। ये लोकेशन कहाँ है आपकी? ये लोकेशन जो है आपके अफ्रीकन कंट्री के साउथ अफ्रीका के सबसे साउथ में, यानी साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसी को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये लोकेशन तो आपको मालूम होगा लेकिन आप भूल जाते हैं बार बार। बाबल मंदाब का लोकेशन भी याद रखिएगा। ये वाला जो रूट है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। ये सारे लोकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे है ये भी आप याद रखिएगा। सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन के पास यमन, एरिट्रिया, रेड सी, ये सारे लोकेशन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप
ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम फ्लोज हैव डिक्लाइन, हमने पहले ही बताया आपको कि ये सारे चीज़ों पर असर देखने को मिलेगा हुतीज रिबल्स के उत्पाद के कारण। ये देखिए फिर आपका जो है ये यहाँ से आपको कनेक्शन बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके रूट जो है लॉन्ग हो जाएंगे, 11,800 नॉटिकल माइल्स, और ट्रिप का दिन भी आपका बढ़ सकता है। एवरेज जो अभी आपको 12 से 20 दिन लगता है वो 36 से 40 दिन का एवरेज बन सकता है अगर ये रूट डिस्टर्ब रहा यूं ही तो। और इसकी वजह से आपको ये देखिए 8,500 न्यूटन नॉटिकल माइल्स होता है, जबकि ये आपका 11,800 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होती हुई दिखेगी आपको। ये सारे जो आपके पास पीपीटी में बताया गया है ये सब जो है इम्पॉर्टेंट रूट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये पनामा कैनल की बात कर रहे थे, देखिए अभी जो है ये यहाँ जो है पानी इतना कम हो गया है कि कार्गो शिप यहाँ से जाना मुश्किल है, तो अब ये जो है ये डिस्टेंस इस तरह से कवर करेंगे। तो देखिए रूट्स में बदलने की वजह से जो डिस्टेंस बढ़ेगा वो कितना, न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को का नॉटिकल माइल्स कितना हो जाएगा, 13,100 किलोमीटर स्क्वायर। नॉटिकल माइल्स किलोमीटर में नहीं, समुद्र की दूरी जो है नॉटिकल माइल्स में यूज होती काउंट की जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर भी पास हो रहा है। ये सब जो है ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। मॉर्निंग में ज्योग्राफी की क्लास और पॉलिटी की क्लास बहुत ज़ोर पे चल रही है, किसके लिए, फाउंडेशन बैच बीपीएससी के लिए और बीएसएससी के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट थी जो आपको एक चीज़ कवर करना भूल गए, जापानीज ओन, ये जापान की बोट थी। और यहाँ से जापान के बारे में आपको बताना ज़रूरी ये है कि जापान में 1 जनवरी को जो है बहुत त्रासदी मची, अर्थक्वेक आया यहाँ से। वैसे ये यहाँ अर्थक्वेक आता रहता है, लेकिन ये बहुत अभी चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि ये जो है सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आया है 6.0 से 7.5 तक का जो है मैग्नीट्यूड नोट किया गया है, और बहुत ज़्यादा आया है, लगातार आया है। चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान और माल दोनों का। और याद रखिए कि ये कहाँ आया है, तो होक्काइडो होन्शु में आया है। ये 4 आइलैंड है जापान का, होक्काइडो है एक होन्शु है, एक शिकागो है, एक क्यूशु है। तो होन्शु के किस रीजन में आया है, इस वेस्टर्न रीजन में आया है, और इसका आपको डिटेल वीडियो कल बताएंगे आपको इसके करंट अफेयर में। आज आप ये जान लीजिए कि होन्शु में आया है, और सुजो एक जगह है इसके वेस्टर्न में, होन्शु आइलैंड में वेस्टर्न में सुजो एक लोकेशन है जिसका प्रोविनेंस क्या है। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है उसी तरह से वहाँ परफेक्चर बोलते हैं। और ये कौन सा परफेक्चर है, ये परफेक्चर जो था इशिकावा, ये कौन से पेनिसुला पे है, ये जो है नोटो पेनिसुला पे है। ये सारी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नोटो पेनिसुला ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। सनायन पेनिसुला आप जान रहे हैं, जिस तरह से सनायन पेनिसुला, उसी तरह से नोटो पेनिसुला है। सनायन इजिप्ट में है और ये जापान में है। याद रखिएगा इशिकावा यही जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए इसको, परफेक्चर बोलते हैं जापान में, यही सबसे ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा। वैसे पूरा वेस्टर्न जापान जो है डिस्टर्ब है, खासकर जो है होन्शु जो आइलैंड है ये पूरा वेस्टर्न इसका डिस्टर्ब है अभी, और लगातार चेतावनी जारी है कि इस तरह के झटके और देखे जा सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अब तक जो सबसे हेवीएस्ट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था वो 1960 में चिली में आया था, जो कि आपका साउदर्न अमेरिका का एक कंट्री है। इसका मैग्नीट्यूड अप्रॉक्स 10 था, 9.5 था इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको देना था, और इसको और डिटेल से कल कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच स्टेट हैज़ बीन द हाईएस्ट
रिसिपेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे से आपके लिए। स्पेशल असिस्टेंट स्कीम जो चल रही है साल 2021 से ड्यूरिंग कोरोना ये आया था। किस लिए आया था ये कि हॉस्पिटल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाया जाए, बदलाव लाया जाए। बहुत ज़्यादा जो है कमियां निकल कर आई थी ड्यूरिंग कोरोना, तो उसको देखते हुए सरकार ने ये स्कीम लाया था कि स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे राज्यों को, ऐसे स्टेट्स को जहां जो है हॉस्पिटलिटी की कंडीशन को ऊपर उठाना है, अपलिफ्ट करना है। तो उसी में कौन से स्टेट को 4 साल में सबसे ज़्यादा पैसा मिला है अभी तक, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्टेट जो है आपका उत्तर प्रदेश है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो है आपका बिहार है। ये 2 स्टेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है इस स्कीम का। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है, यूपी हैज़ बीन द हाईएस्ट recipient over the last 4 years. UP and Bihar are the top 2 states which have fulfilled the criteria. इसका एक क्राइटेरिया है, इसको कैपेक्स भी बोलते हैं। इस स्कीम के को शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैपेक्स के तहत कौन से स्टेट को जो है सबसे ज़्यादा पैसा अलाउट हुआ है अभी तक 4 सालों में। तो ये है किस लिए, अब आप जान चुके हैं कि हॉस्पिटल की कंडीशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए है। सबसे ज़्यादा जो है यूपी को मिला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां ये स्कीम के तहत फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन एक स्टेट है पंजाब, याद रखिएगा, वहाँ जो है वो स्टेट जो है इसकी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता है, इस वजह से वहाँ फंडिंग नहीं है। देखिए पंजाब हैव नॉट रिसीव्ड एनी एलोकेशन इन 2023-24 एंड एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ही पैसा रिलीज होता है। वही एक बॉडी है जो फंड रिलीज करती है स्पेशल असिस्टेंस के लिए। उत्तराखंड, हरियाणा, केरला एंड पंजाब आर अमंग द स्टेट विच हैव रिसीव्ड अबाउट 1 से 2%, 1 to 2% ऑफ द टोटल रिलीज अमाउंट अंडर द स्कीम। यहाँ पे आपको मैप में भी बता दिया गया कि सबसे ज़्यादा यूपी और उसके बाद बिहार है। ठीक है, और कुछ स्टेट को 5,000 करोड़ भी दिया गया है और कुछ को उससे भी ज़्यादा। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग क्राइटेरिया है। देखिए पैंडेमिक के टाइम जो है ये आया था, अब तक जो है सरकार 1.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके तहत कर चुकी है। कहाँ? हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और उसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए इतने सारी अमाउंट को खर्च किया जा रहा है। और इसमें यूपी और बिहार जो है सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने वाले स्टेट निकल कर आए हैं। इस बात को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेटर RBI of the 2000 bank notes that were circulated in the economy till May 19, 2023 have been returned back in banking system। ठीक है, RBI ने नोटिस जारी किया था 19 मई को कि 2000 के नोट्स जो है वापस से बैंक में जमा करा दें। एक तरह से डीमोनेटाइजेशन हुआ 2000 बैंक के नोट्स का। तो वही पूछा जा रहा है कि कितने नोट्स अब तक जो है बैंक में आ गए हैं, क्योंकि RBI ने डेटा रिलीज़ किया है कि कितने नोट्स जो हैं वापस करेंसी जो है आ गए हैं। इसमें से आपको आंसर बताना है। RBI के बारे में आप बहुत बार आपको बताया जा चुका है। RBI जो है फाइनेंशियल कंट्रोलर है, मैनेजर है, क्रेडिट कंट्रोलर है, इन्फ्लेशन कंट्रोलर है, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर है, बहुत सारी चीज़ें, सर्विसेज जो है बैंकों का बैंक है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, बहुत सारा, बहुत बड़ा रोल है RBI का। ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। RBI कब बना? RBI 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 से ऑपरेशनल है, याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949, 1 जुलाई 1949, 1 जनवरी 1949। ये सारे RBI के फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1937 में इसका जो है मुख्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुआ था, ये ध्यान में रखना है। ये सारे जो है RBI के ऐसे फैक्ट हैं
जो आपके बीएसएससी एसआई के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगातार। फिलहाल अब करंट से रिलेटेड आप जवाब दें कि आपको कितने नोट्स जो हैं वापस आ चुके हैं। तो ये आपके आरबीआई ने खुद बताया है कि 97.38% जो है बैंक नोट्स 2000 के वापस से आरबीआई के पास चले आए। तो लगभग जो 3% नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो काला धन है क्या? नहीं, वो काला धन नहीं है, वो अभी भी लीगल टेंडर है। और आरबीआई का ये कहना है कि वो जो 3% अमाउंट बचा हुआ है वो कितना है, उसकी वैल्यूज़ भी आरबीआई ने बताया है कि 9,330 करोड़ है वो वैल्यू। ठीक है, तो इसे आप वापस से आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं आरबीआई के जोनल ऑफिसेस में। जोनल ऑफिसेस की संख्या 19 है आरबीआई की टोटल, और चार जो है जोनल ऑफिस 4 है, याद रखिएगा, और 19 जो है आपके रीजनल ऑफिसेस है। ये बात आप सही कर लीजिएगा यहाँ पर कि जोनल ऑफिस 4 ही है, जो कि इंडिया के 4 कॉर्नर पे है, और लेकिन 19 जो है आपका रीजनल ऑफिस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि 26 स्टेट और यूटीज़ में है टोटल। रीजनल ऑफिस 19 है, जोनल ऑफिस 4 है, कोलकाता, मुंबई, उसके बाद आपको साउथ में भी है ये चेन्नई में, और न्यू दिल्ली। ये जो है आपका जोनल ऑफिस के 4 बड़े महानगर में है, और रीजनल ऑफिस जो है 19 जगह है, 19 अलग अलग रीजन में है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ये सारी बातें आपकी आरबीआई से रिगार्डिंग काम की थी, जो आपको बताया गया। और अब ये न्यूज़ देखिए, ठीक है, यहाँ जो है आपका आंसर मिल गया है। ठीक है, और वैल्यूज़ भी बताया आपको कि कितना रिलीज़ किया गया था 2000 का नोट, 3.56 लाख करोड़, जिसमें से अभी 9,330 करोड़ जो है बाहर है, आरबीआई के पास रिटर्न नहीं आया है। यही जो है आपका कितना परसेंट बन रहा है, 3% के आसपास। ठीक है, 2%, 2.62% पूरा बच रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा, 2.62% अभी भी जो है बाहर है, जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था आरबीआई से रिगार्डिंग। जितनी सारी बातें आपको बताई गई सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आरबीआई फेवरेट टॉपिक है किसी भी जनरल कंपटीशन का, इससे क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्या है, फॉर दिसंबर 2023 इन द जीएसटी कलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टॉप। कौन सा स्टेट जो है दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन पर टॉप पर रहा है, इनमें से बताइएगा। वैसे आप ओवरऑल देखिएगा तो वो स्टेट इसमें नहीं है जो पूरे 28 स्टेट में टॉप पर रहा है। यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए कि फॉर दिसंबर 2023 इन द जीएसटी कलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टॉप। क्वेश्चन लेने का मकसद जीएसटी को एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाना है। ठीक है, तो ये स्टेट जो है आपको हरियाणा है। हरियाणा में जो है 22% हुआ है कलेक्शन, बिहार में भी अच्छा खासा 14%, उत्तर प्रदेश में 12% और तमिलनाडु में 19% दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि अप्रैल से दिसंबर में एवरेज 10% से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है जीएसटी कलेक्शन में। ठीक है, लेकिन नवंबर के महीने में अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो दिसंबर में जो कलेक्शन हुआ है वो घटा है थोड़ा। ठीक है, 1.67 जो है आपको नवंबर में हुआ था कलेक्शन, जबकि 1.64 आपको दिसंबर में हुआ है कलेक्शन। ये आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जीएसटी कलेक्शन जो है दिसंबर में 1.64 हुआ है, जबकि यही चीज़ नवंबर 2023 में कितना हुआ था, 1.67। और लगातार जो है ये देखिए बिहार में जो है जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, 14% हुआ है, जबकि यूपी में 12, झारखंड में 4% और आपके पश्चिम बंगाल में 10%। ये दिसंबर के महीने का है। और ओवरऑल जो है अप्रैल से दिसंबर जीएसटी में 10% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। ये सारा डेटा जो है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी से भी एक क्वेश्चन आपके जनरल कंपटीशन में रहता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, आरबीआई जीएसटी प्लानिंग कमीशन, ये
इन्हीं सारे सेक्टर से बनता है, इसीलिए ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आगे आप देखिए जीएसटी का बेसिक्स जान लीजिए। बेसिक आपको पहले भी बताया गया था कि जीएसटी सबसे पहले जो है आपको अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो फ्रांस में आया था, ये चीज़ आपको बताया गया है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी सबसे पहले असम में आया था। इम्प्लीमेंट असम में सबसे पहले, असम ऐसा स्टेट था जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी। और जीएसटी है क्या? सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे स्लाइड में भी आपको बता दिया गया है, डिफिनेशन सब दिया हुआ है आपके लिए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन है पीडीएफ में। और एक चीज़ जानिएगा कि इंटर स्टेट जीएसटी किसको कहते हैं? जब आपका सप्लायर और सप्लाई दोनों जो है अलग अलग स्टेट होता है, यानी कि माल आपका यूपी में बन रहा है और बिहार में बिक रहा है, तब उस पर आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे इसको, इंटर स्टेट। ये इसको कहीं कहीं पे इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का बिल ही मिलता होगा, ज़्यादातर आप विशाल, मेगा मार्ट या जहाँ भी आप जाएं, किसी भी मॉल में अगर आप शॉपिंग करते होंगे तो आपको जो है आपके बिल पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलता होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसमें जो हिस्सा है सेंटर का वो भी मेंशन होता है। और इसमें जो है आपका इंट्रा स्टेट कहलाता है। इंट्रा स्टेट का मतलब कंजप्शन और सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है, सप्लायर और सप्लाई दोनों सेम स्टेट है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ हैं जीएसटी से रिगार्डिंग सब आपको बता दिया गया। और ये चीज़, ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 स्लैब है जीएसटी का, ठीक है, 0% से लेके 28% तक, ये आप ध्यान में रखिएगा। और 0% किस पे है ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 5% किस किस आइटम पे है? स्पाइसेस, ऑयल, सीटीसी पे। 0% में आपका एक एग्जांपल साल्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्रोसेस फूड पर 12%, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप घी का कर सकते हैं। सोप वगैरह पे ये सब जो है 18%, वाइट गुड्स एंड कार सीटीसी पर 28% है। और लग्जरी आइटम पर भी 28% है। अल्कोहल यहाँ से काट दीजिएगा, अल्कोहल पर जो है जीएसटी नहीं लगता है। अल्कोहल जिससे तैयार किया जाता है उस पर जीएसटी ऑब्वियस सी बात है लगता है, लेकिन अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता है, इसके रॉ मटेरियल्स पर लगता है, वो भी 18 से 28%। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। रॉ मटेरियल पर लगता है, यहाँ डायरेक्ट अल्कोहल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। रॉ मटेरियल पर इसके लगता है। और अल्कोहल पर और ज़्यादा जीएसटी और ज़्यादा टैक्स लगता है। जीएसटी का लिमिटेशन है 28%, लेकिन आपका अल्कोहल जो है जीएसटी से बाहर है, लेकिन इस पर टैक्स जो है इससे भी ज़्यादा लगता है। ये सारी जानकारी जो है आपको एक जगह पे दे दी गई है, आप ध्यान रखिएगा।